बच्चों, तो मैं हूं आपकी सोशल साइंस की टीचर निहारिका और नया चैप्टर लेके आए हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसको पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से पूरी ज्योग्राफी यूं खत्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और बड़े प्यारे प्यारे बैचेस, बड़ी प्यारी प्यारी क्लासेस लेके आए हम। तो मैं आपको कब पढ़ाऊंगी? मैं आपको पढ़ाऊंगी मंडे और थर्सडे को। मैं 9th की भी क्लासेस लूंगी, 10th क्लास की भी ज्योग्राफी पूरी सोशल साइंस पढ़ाऊंगी मैं। तो मैं 10th क्लास की कब लूंगी क्लासेस? मंडे को और थर्सडे को। मेरी क्लासेस रहेंगी 7 PM to 8 PM, ठीक है। 7 से 8 बजे मेरी क्लासेस रहेंगी और सोशल साइंस पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? कंटेंट्स पढ़ते हैं ताकि काम इजी हो जाए, पता हो कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से जीव जंतु हैं? फ्लोरा मतलब होते हैं पेड़ पौधे और फौना मतलब होते हैं एनिमल्स, ठीक है। फ्लोरा इज पेड़ पौधे एंड फौना इज एनिमल्स। आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज को कैसे क्लासिफाई किया है, उनके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्या वो कॉजेस हैं, किन रीजंस की वजह से जो हमारे फ्लोरा और फौना है वो डिप्लीट हो रहे हैं, ये पढ़ेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा रहा है, कैसे उन्हें बचाया जा रहा है, कैसे उन्हें सेव किया जा रहा है। फिर पढ़ेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के और फॉरेस्ट के टाइप्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कैसे हमारी कम्युनिटीज कंजर्वेशन करती हैं, ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है? आर Earth is home to millions of living beings and it consists of microorganisms, bacteria, lichens, banyan trees, elephants, blue whales, etc. हमारा अर्थ मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स को कैरी करता है। मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स, बहुत सारे जीव जंतु साथ में अर्थ पे रहते हैं। तो हमारा अर्थ मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स को कैरी करता है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लाइचेंस, बनियन ट्रीज, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स, ह्यूमंस, ये सब साथ में मिलके यहाँ पे रहते हैं। आगे क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एन इकोसिस्टम एंड एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम फॉर द एग्जिस्टेंस। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है बताऊंगी अभी। वो मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है जीवन के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए। हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज एन एरिया, ये एक एरिया है, ठीक है। ये एक एरिया है और उस एरिया में क्या होता है? वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, जहां पे प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप, वेदर और लैंडस्केप भी साथ में आ गए, वर्क टुगेदर, साथ में वर्क करते हैं टू फॉर्म अ साइकिल ऑफ लाइफ। टफ लग रही है डेफिनेशन? डायग्राम से समझते हैं, अभी समझ आ जाएगा। देखो, एक एरिया है लैंड का, ठीक है, एक एरिया है लैंड का। यहाँ पे वेदर भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हैं, ठीक है। माउंटेन भी है, सन भी है, रिवर्स भी हैं, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे भी हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं। एक लैंड, उसमें एनिमल्स भी हैं, फ्लोरा भी है। क्या है फ्लोरा? पेड़ पौधे भी है, ह्यूमंस भी हैं, पहाड़ भी है, वेदर भी है, ये सब
एक लैंड पे हैं और साथ में वर्क कर रहे हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ताकि लाइफ जो है एग्जिस्ट हो सके, लाइफ जो है वो जीवन जो है वो रह सके। उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज एन एरिया where all the living organisms live together to make a cycle of life for the existence that is known as ecosystem. आगे बढ़ते हैं। Forest is a very important part of the ecosystem because they are primary producers on which other living beings are dependent. क्या है ये? Forest जो है, forest हम जानते हैं पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? उनसे हमें खाना मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारी मेडिसिनल चीजें मिलती हैं, है ना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। तो जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो प्राइमरी, जैसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, फिर उन प्लांट्स को उन्होंने खाया, ठीक है। जैसे यहाँ से मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक एनिमल ने इस प्लांट को खाया, इसने इसको खा लिया। अब इस एनिमल को कोई ह्यूमन बीइंग खा लेगा, या फिर ह्यूमन बीइंग तो चलो बाद में, इस एनिमल को किसी दूसरे शेर ने खा लिया मान लो, ठीक है, शेर ने खाया, है ना। उसके बाद क्या? उसके बाद ये शेर मर गया, तो फिर इस शेर के ऊपर क्या बैक्टीरिया ने काम किया। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के उसमें बता रही हूं, हाँ, ठीक है। जब मान लो ये जब शेर मरा तो इसका जो मीट है, जो इसका मांस है, वो उस पर बैक्टीरिया भी काम कर रहा है, ठीक है। उसको और भी सारे जो चील वगैरह हैं वो भी उसका, जो ईगल्स वगैरह हैं ये जो हैं, तो ये भी खा रही हैं। तो क्या हो रहा है? एक दूसरे को खा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी है, मतलब सबसे पहले ये है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्राइमरली सबसे पहले ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनसे ह्यूमंस भी खाते हैं, इनसे एनिमल्स भी अपना जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। फॉरेस्ट प्राइमरी है, वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं और वो भी कितने बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतने बड़े इकोसिस्टम पे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर लाइवलीहुड, इसलिए फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट क्या है? दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। So forest is very important part of the ecosystem because of their producing capacity, क्योंकि वो primary producers हैं on which other living beings depend। forest पे बहुत सारे living beings dependent होते हैं, इसलिए ये बहुत important है। आगे बढ़ते हैं। Biodiversity and biological diversity क्या है ये? इसको पढ़ो। It is a system that consists of rich wildlife species which are different in form and function but integrated together and are interdependent on each other। Kind of same ही लग रहा है। Biodiversity को ऐसे देखते हैं, देखो, biological diversity, यही इसी को कहते हैं biodiversity। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ, बायो मतलब होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ है। तो एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी लाइफ्स जो हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं। वो क्या करता है? इट इज अ सिस्टम जिसमें रिच वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, मतलब वैरायटी है स्पीसीज की, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ पेड़ पौधा, वैरायटी ऑफ
जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वैरायटी है, डिफरेंट है इन द फॉर्म, उनका फॉर्म डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट है। मतलब पेड़ पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फल, फॉर एग्जाम्पल फल का ले लो, कोई ट्री है वो हमको फल दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, तो वो प्रोड्यूसर है। उस फ्रूट को हम खा रहे हैं, कोई एनिमल खा रहा है, कोई मंकी खा रहा है, तो वो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर है। तो डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन है। कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसमें रिच वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, वैरायटी ऑफ लाइफ है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फंक्शन है, बट वो साथ में रहते हैं, वो इंटीग्रेटेड हैं टुगेदर, वो साथ में रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम हैं, जैसे मान लो मंकी है, मंकी लीव्स खाता है, मंकी फ्रूट्स खाता है, तो वो पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जैसे एक मंकी की डेथ हो गई तो उसको वल्चर खा लिया, उसके मांस को किसी और एनिमल ने खा लिया, राइट। जैसे हिरण है, हिरण क्या खाता है, हिरण पेड़ ग्रास खाता है, ठीक है, हिरण ने ग्रास को खाया, फिर हिरण को मार के शेर ने खाया, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। जैसे चलो ये ग्रास है, ठीक है, इसको हिरण ने खाया, ठीक है, ठीक है, इसको हिरण ने खाया, इस ग्रास को हिरण ने खाया, ठीक है। अब हिरण को मारा शेर ने, हिरण ने ग्रास को खाया, हिरण को शेर ने मारा, तो शेर ने हिरण को खाया, तो हिरण जो है वो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है, शेर जो है वो हिरण के ऊपर डिपेंडेंट है, बट डिफरेंट फंक्शंस है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जैसे तो है नहीं, तो साथ में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, डिफरेंट है पर फिर भी साथ में रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये है क्या, बायोडाइवर्सिटी। It is a system which consists of a rich wildlife species, which consists of variety of living organisms, which are different in form, different in function, but they are integrated together, they live together and they are interdependent on each other. Okay, this is biodiversity. क्या देखो ये है, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये देखो, ये अर्थ है, अर्थ, स्नेल भी है यहाँ पे, ये भी है, हिरण भी है, मेंढक भी है, एलिफेंट भी है, पेड़ पौधे भी हैं, ये डिफरेंट हैं, सब लोग डिफरेंट हैं, बट ये साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। सबसे पहले ये समझो बेटा, फ्लोरा और फौना होता क्या है, क्या होता है फ्लोरा और फौना, ऐसे समझ लो। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा से क्या राइम करा, फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फूल, फूल काय पे उगते हैं, पेड़ पे, पौधों पे, राइट। तो फ्लोरा क्या है, पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा कम्स, फ्लोरा के अंदर पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है, फ्लोरा इज फायर, ओके। फ्लावर, फ्लोरा को आप फ्लावर से कर लो, तो फ्लोरा क्या है, फ्लावर, फ्लावर किस पे उगते हैं, पेड़ पौधे पे उगते हैं, तो पेड़ पौधे किस में आते हैं, फ्लोरा में आते हैं, तो फ्लोरा इज पेड़ पौधा, फ्लोरा इज पेड़ पौधा, ओके, पेड़ पौधा, ओके। और फौना आप समझ लो कि एनिमल्स हो गया, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाता है ना इसमें, कई बार हो जाता है, मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, ये मैं तो कभी कभी दाएं बाएं में भी कंफ्यूज हो जाती थी, तो होता है। तो ऐसे याद रख लो, फ्लोरा से फ्लावर, ओके, फ्लावर किस पे उगते हैं, पेड़ पौधे पे उगते हैं, तो फ्लोरा क्या है, पेड़ पौधे हैं, और उसके बाद बचा क्या, फौना, तो फौना क्या हो गया, फौना हो गया एनिमल्स, सिंपल इजी, ओके, ठीक है। क्या फिर, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, फ्लोरा इज पेड़ पौधा, फौना इज एनिमल्स। अरे यार, पेड़ पौधा
एनिमल्स। ओके, क्या लिखा है भाई अब इसमें? India is one of the world's richest countries in terms of its biological diversity and has nearly 8% of total number of species in the world, estimated to be 1.6 million. सेंटेंस से ही आपको समझ आ रहा होगा। अभी हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि एक जगह जहां पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट है साथ में रहते हैं और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया क्या है? बहुत ज्यादा रिच है। किस चीज में? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। बहुत डाइवर्स है, मतलब इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फॉर्म है, और वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। प्यार से तो नहीं रहते हैं, मार धार करके एक दूसरे को खाते रहते हैं, बट ठीक है, ऐसे ही तो जीवन चलता है ना। एक है, एक किसी और के लिए है, फिर वो किसी और के लिए है, तो एक को कोई खा रहा है, फिर इसको कोई और खा रहा है, तो ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, दिस इज लाइफ। वो एक तभी सरवाइव कर पाते हैं, राइट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इंडिया क्या है? बहुत रिच है। इंडिया इज वेरी रिच। इंडिया इज वेरी रिच, बहुत रिच है इंडिया। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट, मतलब रिच कंट्री में आता है इंडिया। किस चीज में? बायोडाइवर्सिटी में रिच है। एंड हैज नियरली 8% टोटल वर्ल्ड में जितनी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है ना, मतलब नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना पेड़ पौधों के, उसमें देखें तो इंडिया में 8% है। बहुत कहलाता है ये। सिर्फ इंडिया अकेले में 8% ऑफ वर्ल्ड्स स्पीसीज हैं, सिर्फ इंडिया अकेले में। सो इंडिया क्या है? इंडिया है रिच, ऐसे याद करना, इंडिया है रिच। किस चीज में रिच है? बायो डाइवर्सिटी में रिच है। और कितना है इंडिया के पास? बायोडाइवर्सिटी कितनी है इंडिया के पास? 8% है वर्ल्ड की। 8% ऑफ वर्ल्ड टोटल बायोडाइवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड की जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसका 8% सिर्फ इंडिया अकेले में है। कितना होगा? 1.6 मिलियन। बहुत होता है, बहुत। 1.6 मिलियन स्पीसीज जो है वो इंडिया में है, दैट इज 8% ऑफ वर्ल्ड टोटल स्पीसीज। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में 8%, टोटल वर्ल्ड की 8% जो स्पीसीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। अकेले इंडिया में ही 8% है, एंड दैट इज वेरी रिच। इसलिए हमारे इंडिया को बहुत रिच कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वी आर टेकिंग दीज फॉर ग्रांटेड। देखो, हमारे पास स्पीसीज हैं, हमारे पास पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे मेडिसिनल जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं बहुत सारे हैं हमारे पास। टिम्बर, वुड, फ्यूल के लिए, एनिमल्स, उनकी स्किन, ये सब के लिए ना जो ह्यूमंस हैं वो उनको हंट करने लगे, एनिमल्स को हंट करने लगे, पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज बन रही हैं। तो क्या हो रहा है? हम इन चीजों को ना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हमारे लिए ही है, फॉरेस्ट हमारे सेक के लिए ही है, पर किसी भी चीज को क्या फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करने लगे कि हमारे पास तो बहुत रिच है, हमारी कंट्री बहुत रिच है, तो हमने इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया। हम अंधाधुंध हंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है उससे क्या हो रहा है उससे भाई हमारा फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है, हमारे एनिमल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो क्या किया हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। वी शुड नॉट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, चाहे फॉरेस्ट हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लो। वी आर टेकिंग दीज फॉर ग्रांटेड। हमने फॉरेस्ट को, हमने एनिमल्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया, एंड दे आर बिकमिंग वेरी अनसेफ इन आवर एनवायरनमेंट। उससे क्या हो रहा है?
वो हमारे खुद के एनवायरनमेंट पे, वो उनके खुद के एनवायरनमेंट में अनसेफ हो गए हैं, पेड़ बच नहीं रहे हैं, एनिमल्स जिंदा नहीं रह पा रहे, उनकी स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं, तो वो बहुत अनसेफ हो गए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या है। तो आगे हम एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, थ्रेटेंड लिस्ट। थ्रेटेंड लिस्ट मतलब खतरे वाली लिस्ट, जहां पे भैया खतरा है, खतरा है भाई, खतरा है। थ्रेटेंड लिस्ट क्या है? खतरे वाली लिस्ट। 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% मैमल्स जो हैं वो खतरे की लिस्ट में आ चुके हैं। मतलब 10% वाइल्ड फ्लोरा, जो जंगली पेड़ पौधे हैं 10%, और 20% मैमल्स, ये खतरे में है, ये खतरे में है, ये खत्म होने की कगार पे हैं। किस चीज पे है? ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये खत्म होने की कगार पे हैं। अगर इनको हमने सेव नहीं किया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, ये देखो ये माउंटेन क्वेल, चीता, और क्या, ये आउल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल, ये सब क्या, ये थ्रेटेंड लिस्ट के एग्जाम्पल हैं, ये थ्रेटेंड लिस्ट के एग्जाम्पल हैं। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, जिनको अगर हमने सेव नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। प्लांट, अभी हमने क्या देखा, ये हो गए एनिमल्स, ठीक है, चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन कोयल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल, ये थ्रेटेंड लिस्ट में आ गए हैं, ये बहुत खतरे में हैं। और प्लांट्स जैसे मधुका इंसिग्निस, महुआ, महुआ एक काइंड ऑफ फ्रूट, मीठा मीठा लगता है ये खाने में, ये इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ये गिरते हैं, तो मतलब ये जो महुआ जो गिरता है तो वुमेन, चिल्ड्रन इसको कलेक्ट करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो इसकी एक वैरायटी है क्या, मधुका इंसिग्निस, ये थ्रेटेंड हो गया है, ये खतरे की कगार पे भैया, कि इसको अगर कंजर्व नहीं किया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, पेड़ ये मिलना ही बंद हो जाएगा। और ह्यूबर्दिया हेप्टान्यूरॉन, ये ग्रास है, इज अ टाइप ऑफ ग्रास, ये जो है ये थ्रेटेंड लिस्ट में आ गए हैं, ये थ्रेटेंड लिस्ट में जो है ये प्लांट्स आ गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए, हमें, जैसे हमें जीने का अधिकार है ऐसे ही इन प्लांट्स को, इन एनिमल्स को भी जीने का अधिकार है, तो हमें इनको सेव करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कैसे सेव करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या होता है भाई, वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या होता है? वैनिशिंग फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट है वो उड़ रहे हैं, वो वैनिश होते जा रहे हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन जो है ना इंडिया में बहुत शॉकिंग है, बहुत बढ़ गया है। डिफॉरेस्टेशन जो है, पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पेड़ को काटते ही जा रहे हैं इंडिया वाले, बहुत शॉकिंगली काटते जा, मतलब जो अमाउंट है ना पेड़ काटने का वो बहुत बढ़ गया। तो डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है इंडिया में। और फॉरेस्ट ट्री कवर जो था कंट्री में, फॉरेस्ट ट्री कवर जो है वो है 24.56% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब इंडिया का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसमें से 24.56% जो है फॉरेस्ट ट्री कवर है यहाँ पे। मतलब इतनी जगह पे 24.56%, इतनी जगह पे फॉरेस्ट है भाई, ठीक है, इतनी जगह पे फॉरेस्ट है, और हम इन फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। इसको हम और देखेंगे, डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट कितना है? 12.4%, इतना डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है ये, ठीक है। और ओपन फॉरेस्ट 9.26% जो है वो ओपन फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट 0.15% जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? ये ना वो फॉरेस्ट होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। जो आप जब सुंदरबन से जो डेल्टा वगैरह है ना उस साइड पढ़ेंगे, ईस्ट साइड, वहां पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो कितना है? डेंस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये इनके परसेंटेज दिए हुए हैं। इंडिया इज वेरी रिच, बहुत रिच है इस चीज में, पर क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडिया में, वेरी मच डिफॉरेस्टेशन इज अकरिंग, है ना।
तो डेंस फॉरेस्ट कितना है 12.4, ओपन फॉरेस्ट इज 9.26, मैंग्रोव फॉरेस्ट इज 0.15%। ठीक है, इतना है। और इंडिया में टोटल कितना फॉरेस्ट कवर है 24.56% ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इनसे ना कंफ्यूज मत हुआ करो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इतना परसेंट फलाना ठिकाना, नहीं। इंडिया जितना है इतना याद रखो कि 24.56% ट्री कवर है फॉरेस्ट में, इतने पेड़ पौधे, इतने परसेंट एरिया में पेड़ पौधे हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ये सब कुछ याद मत रखो। फॉरेस्ट ट्री कवर कितना 24.56%। ठीक है, उसमें से डेंस फॉरेस्ट इतना है, ओपन फॉरेस्ट इतना है और मैंग्रोव फॉरेस्ट इतना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई 2019 में। अभी हमने क्या देखा है, डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्या हुआ फिर, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई तो 2019 में। 2019 में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो आई। उसमें क्या पता चला, उसमें पता चला कि जो डेंस फॉरेस्ट है, जो घने जंगल हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। और कितना इंक्रीज हो गए, 3976 किलोमीटर। मतलब 2017 में देखा गया था और 2017 से देखा जाए तो इतने किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट बढ़ गया है। तो अच्छी चीज है ना भैया, फॉरेस्ट और घना हो गया है, इतने एरिया में फॉरेस्ट और बढ़ गया है। तो ये कैसे हुआ है, क्योंकि कंजर्वेशन किया जा रहा है। कंजर्वेशन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अगर फॉरेस्ट खत्म तो हम खत्म, तो फॉरेस्ट को बचाने, यहाँ पे भी स्वार्थ देख रहे हैं, क्योंकि हम खत्म हो जाएंगे इसलिए फॉरेस्ट बचा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, डेंस फॉरेस्ट का जो कवर था, डेंस फॉरेस्ट जो था वो इंक्रीज हो गया है। कैसे इंक्रीज हुआ है, कंजर्वेशन मेजर्स की वजह से। कंजर्वेशन किया जा रहा है, पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है और पेड़ पौधे जो है लगाए जा रहे हैं, और ये डिफरेंट एजेंसीज कर रही हैं। मतलब कैसे हो रहा है, दिस इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स, मैनेजमेंट, इंटरफेरेंस एंड प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं कि नहीं भैया हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं भाई, करना चाहिए ऐसा काम। तो उनकी वजह से क्या हुआ है, उनकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट का एरिया है वो बढ़ गया है। दैट इज वेरी गुड थिंग। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे भैया क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज के बारे में। अकॉर्डिंग टू IUCN, व्हाट इज IUCN? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल लोग हैं, इंटरनेशनल हैं, जो बाहर के हैं, उनका एक यूनियन है, उनका एक ग्रुप है जो क्या करता है, जो नेचुरल रिसोर्स को, ये वाइल्ड लाइफ को, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करता है, उनको बचाता है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ना स्पीसीज को डिवाइड किया है। तो हम कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल स्पीसीज। फर्स्ट इज व्हाट, नॉर्मल स्पीसीज। तो इसमें कौन आते हैं, ऐसे एनिमल्स जो नॉर्मली सरवाइव कर रहे हैं, मतलब उनकी तादाद इतनी है कि वो नॉर्मल है, मतलब वो जीवन जी रहे हैं अपना, उनकी बहुत स्पीसीज है, अबंडेंस है। वो कौन से हो गए, क्या है, पॉपुलेशन लेवल्स आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब उनकी इतनी जनता है, इतनी पॉपुलेशन है उन स्पीसीज की कि वो आसानी से सरवाइव कर रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट या फिर वो खत्म होने की कगार पे नहीं है। तो क्या हो गया, एग्जाम्पल कैटल, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये कैटल में आता है। ठीक है, तो कैटल, साल की ट्री, ये है साल ट्री। ठीक है, आप लोग जब ये देखते हो ना, वैसे ना बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स लगाई हैं, तो इससे भी देख लेंगे आप। पर जैसे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है ना, तो आप गूगल करिए, आप गूगल करो उसको, आप गूगल पे देखो, उसका नाम डालो, उस स्पीसी का या उस एनिमल का नाम डालो और उसको देखो कि अच्छा कैसे दिखता है। पिंक हेडेड डक है तो कैसे दिखती है, माउंटेन कोयल है तो कैसा दिखता है। तो उसको देखो, और जब देखोगे ना तो वो याद रहेगा आपको, वो वर्ड ज्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे देख लिया करो, जैसे कुछ समझ नहीं आता ना तो देख लिया करो उसको ये मत सोचा करो कि हाँ इसको कैसे याद करेंगे और ये और वो, नहीं, उसको देख लिया करो, देख लोगे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये तो ऐसे दिखता है, माउंटेन क्वेल ऐसे दिखती है,
मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे दिखते हैं, तो वो फिर आपको ना वो चीज याद रहेगी। ओके, तो क्या है, कैटल, साल, पाइन, ये साल ट्री है, ठीक है, साल, पाइन, ये पाइन ट्री है, ये जो है दिस इज पाइन ट्री। दिस इज पाइन ट्री। ये रोडेंट्स, और ये क्या है, काऊ। काऊ किस में आएगी, कैटल में आएगी काऊ, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉर्मल स्पीसीज है, मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी है कि वो नॉर्मली सरवाइव कर रहे हैं, वो खत्म होने की कगार पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, सेकंड है एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो डेंजर में है, वो खतरे में है कि वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्रेजेंट कंडीशन जैसी है कि उनको अगर कंजर्व नहीं किया गया, उनको बचाया नहीं गया, ठीक है, तो उनकी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगी, वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सो इफ द प्रेजेंट कंडीशन कंटिन्यूज देन सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, उनका जिंदा रहना डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज ब्लैक बक, देख रहे हो ये आप, ब्लैक बक, दिस इज ब्लैक बक। ओके, क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल भैया छुप गए हैं नीचे, इनको देखो, क्रोकोडाइल, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस, ये इंडियन राइनो है। लाइन टेल्ड मकाऊ, इसको पता लाइन टेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना मंकी होता है ये, ठीक है, तो इसको ये जो है ना बाल, ये इट इज लाइक व्हाट, इट इज लाइक शेर, लाइन, तो इसलिए इसको कहते हैं लाइन टेल्ड मकाऊ। संगाई, ब्राउन एंटर डियर इन मणिपुर। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं कि ये एनिमल्स जो हैं ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। ये क्या है, ये एंडेंजर्ड हैं, अगर इनको सेव नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज। क्या है वल्नरेबल स्पीसीज, पढ़ो इसको। नो क्या, नंबर इज डिक्लाइंड, सर डॉट लगाना भूल गए। Number is declined to a level that they will move into the endangered category if negative factor continues. मतलब अगर जैसी सिचुएशन चल रही है कि उनको अगर सेव नहीं किया गया, उनके लिए कुछ काम नहीं किया गया, तो उनका जो नंबर है, जो अमाउंट है, वो इतना कम हो जाएगा कि वो एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर अगर एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आ गए तो क्या होगा, फिर वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो क्या है, नंबर इज डिक्लाइन टू अ लेवल, मतलब उनका जो नंबर है वो इस लेवल तक डिक्लाइन हो गया है, इतना कम हो गया है कि अगर नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज, अगर यही जो सिचुएशन है यही कंटिन्यू रही, यही चलती रही, तो वो कहाँ मूव कर जाएंगे, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर जाएंगे, वो एंडेंजर हो जाएंगे, और एंडेंजर होने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो कितनी क्यूट डॉल्फिन लग रही है, डॉल्फिन्स आर वेरी क्यूट। गैंगेटिक डॉल्फिन ये क्यों इसका नाम गैंगेटिक डॉल्फिन है, क्योंकि ये गंगा रिवर में मिलती है, ये पर्टिकुलर ये वाली डॉल्फिन, तो दिस इज गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, वल्नरेबल के। किसके हैं, वल्नरेबल के। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज क्या है, नाम से समझ आ रहा है रेयर है बहुत, मतलब इनकी वैसे ही पॉपुलेशन कम है, मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये ऐसे स्पीसीज हैं, ये बहुत कम है। क्यों है कम, क्योंकि देखेंगे अभी हम क्यों है कम। तो ये बहुत कम है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्मॉल है, वैसे ही ये ऑलरेडी कम तादाद में है, कम नंबर में, स्मॉल पॉपुलेशन है भैया इनकी। दे आर वेरी स्मॉल, दे आर नॉट वेरी स्मॉल, देयर पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। दे आर वेरी वेरी बिग नहीं, ये तो क्यूट है, ये तो छोटा सा है। ये भालू कितना बड़ा है ना। तो उनकी क्या है, पॉपुलेशन जो है उनकी वो बहुत कम है, दे हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। एंड ये सर ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया, कैन मूव इनटू एन एंडेंजर्ड और वल्नरेबल इफ नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज।
हर चीज में ना एक ही लाइन आनी है। इफ नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज दे विल मूव इनटू दिस, इफ नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज दे विल मूव इनटू दिस। सबसे पहले याद रखो एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड इस लेवल पे आ गए कि वो खत्म हो जाएंगे अगर नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज। फिर क्या है, फिर है वल्नरेबल। अगर वल्नरेबल क्या होंगे, अगर उनकी पॉपुलेशन कम होगी, मतलब इतनी कम हो गई है कि अगर नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज तो वो काय में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। अब आया रेयर, पॉपुलेशन स्मॉल है, ठीक है, पॉपुलेशन स्मॉल है, नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज तो आगे की दो कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब रेयर किस में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड में आ जाएंगे और वल्नरेबल में आ जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहना है ये, तो ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है। तो कैन मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, या तो वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे या तो वल्नरेबल हो जाएंगे अगर जो सिचुएशन है वो ऐसे ही चलती रही, उनको अगर कंजर्व नहीं किया गया तो वो क्या होंगे, वो इन कैटेगरीज में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड में और वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर, कितना कितना प्यारा भालू है, देखो कितना सोना भालू है ये भालू, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालय का ब्राउन कलर का भालू, ओके। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ये वाइल्ड बफेलो है। डेजर्ट फॉक्स, ये कितना प्यारा लग रहा है ये डेजर्ट फॉक्स। हॉर्नबिल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है रेयर स्पीशीज के, ये बहुत रेयर पाए जाते हैं, बहुत रेयर पाए जाते हैं ये। और अगर इनके जो सिचुएशन अगर ऐसी ही चलती रही, अगर नेगेटिव फैक्टर चलते रहे, ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे, तो ये एंडेंजर्ड हो जाएंगे या तो वल्नरेबल हो जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, एंडेमिक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एंडेमिक। क्या है भाई एंडेमिक, देखते हैं। ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, कुछ एरिया ही है जहां पे ये स्पीसीज जो हैं ये पाए जाती हैं। जैसे ये वाला, क्या नाम है इसका, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, अंडमान टील, निकोबार पिजन, ये पिजन है ये। तो ये ऐसे स्पीसीज हैं जो सिर्फ कुछ ही जगह है जहां पे पाए जाते हैं ये स्पीसीज। These are those species which are found in only particular area, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही ये पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण ये आइसोलेट होते हैं। मतलब ऐसे नेचुरल बैरियर्स होते हैं, नेचुरल मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स ये आइसोलेटेड हैं, ये अलग थलग हैं, अलग हैं ये। एग्जाम्पल क्या है इनके, अंडमान टील, निकोबार पिजन, ये अंडमान वाइल्ड पिग है, ये अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अंडमान टील है, दिस इज अंडमान टील। देखिए क्या बढ़िया सर ने यहाँ पे उड़ा दी है चिड़िया, ठीक है। ये क्या है, ये पिजन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया में ही ये पाए जाते हैं, ओके। और क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि एक ये आइसोलेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, ठीक है। तो ये है एंडेमिक स्पीसीज में, ओके। तो इनको भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं, नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस इन द एरिया दे अकर, स्पीसीज में भी एक्सटिंक्ट मतलब उन एरियाज कह रही हूं मैं, वो एरियाज जहां पे ये स्पीसीज पाई जाती थी। मान लो एक जंगल है ये, ठीक है, ये हो गया भैया एक जंगल, वेरी प्यारा जंगल, 3 ट्री हैं इस जंगल में। देखो ये बढ़िया क्या जंगल बनाया है, ओके। ये जंगल है, मान लो यहाँ पे एक पॉन्ड है, ठीक है, उस पॉन्ड में रहती है ये सोनी सी क्या, पिंक हेड डक। पिंक है इसका, देखो सर ही उसका क्या है, पिंक कलर का है, हाँ। लड़कियों की तो फेवरेट हो जानी चाहिए ये डक, पिंक हेडेड डक। वैसे ये एक क्या, ये एक गलत फहमी है कि लड़कियों का कलर फेवरेट कलर पिंक होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियों का ब्लैक भी फेवरेट कलर होता है, वैसे आजकल तो सबका ब्लैक फेवरेट कलर है, ओके। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक पॉन्ड है, तो इसमें ये पिंक हेडेड डक जो है वो रहती थी। क्या बढ़िया ड्राइंग बना रही हूँ मैं, माफ करना डक,
बहुत बेकार हमने बनाया है आपको, ठीक है। तो ये पिंक हेडेड डक है, ओके। ये रहती थी इस पॉन्ड में। अब क्या हुआ, ये इसी पॉन्ड में ही रहती थी, ये सिर्फ इस पॉन्ड में रहती थी, इसी एरिया में ये पाई जाती थी। अब इस एरिया को जब हम ढूंढते हैं, इस एरिया में जब हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें ये डक दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या हो गई है, ये एक्सटिंक्ट हो गई है भाई, ये खत्म हो गई है, अब ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो गई है खत्म। तो क्या है, नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस। बहुत ढूंढने के बाद भी उन एरियाज में जहां पे ये स्पीसीज अकर करती थी, उन एरियाज को सर्च करने के बाद भी ये स्पीसीज नहीं मिलती हैं। ये क्या हो गई हैं, ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ये विलुप्त हो गई हैं, ये खत्म हो गई हैं। ये अब एक्सटिंक्ट हो सकती हैं लोकल एरिया से भी, ठीक है, किसी लोकल एरिया से भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, किसी रीजन से भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, किसी कंट्री से भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, और किसी कॉन्टिनेंट से भी हो सकती है, और किसी अर्थ से भी हो सकती है। बताओ कितनी सारी जगह से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अगर किसी एरिया में, मान लो कि एक छोटे से एरिया में पाई जाती थी, अब वहां नहीं मिल रही है, हमने और रीजन में देखा वहां नहीं मिल रही, तो रीजन से एक्सटिंक्ट हो गई। फिर हमने कंट्री में देखा वहां नहीं मिल रही, तो कंट्री से एक्सटिंक्ट हो गई। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने और कंट्रीज में देखा वहां नहीं मिल रही, तो एक्सटिंक्ट हो गई। कॉन्टिनेंट्स पूरे देख लिए, नहीं मिल रही, एक्सटिंक्ट हो गई। पूरा अर्थ देख लिया, नहीं मिल रही, पूरे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये किसी भी जगह से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है, एशियाटिक चीता, ये मोस्टली एशिया में पाया जाता था। एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ये क्या हो गई हैं, ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ये अब नहीं देखने को मिलती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एशियाटिक चीता के बारे में कि भैया कहाँ चला गया एशियाटिक चीता। पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले एशियाटिक चीता के बारे में। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, कहाँ चले गए तुम कहाँ, मैं यहाँ, ठीक है। तो कहाँ चले गए एशियाटिक चीता, कहाँ गए हो। ये क्या है, फास्टेस्ट लैंड मैमल था। ये लैंड पे जो मैमल्स होते हैं उसमें सबसे फास्ट दौड़ने वाला था क्या, एशियाटिक चीता। फास्टेस्ट लैंड मैमल, मूव एट स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। भैया ये तो बहुत तेज दौड़ता था। 112 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी। एक घंटे में 112 किलोमीटर जो है ये भाग सकता था, इतनी तेज ये भागता था। अब इसको दूसरे चीता से कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। चीता तो बहुत टाइप के होते हैं, तो इसको दूसरे चीता लोगों से कैसे आइडेंटिफाई किया जाए भैया, देखते हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके पास ना लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती हैं। लॉन्ग, लंबी, टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस मतलब जैसे आंसू बह रहे हो, इस शेप की लाइंस होती हैं। कहाँ होती हैं, ऑन ईच साइड ऑफ द नोज, उसकी नोज के हर मतलब दोनों साइड पे होती हैं। ये कहां से होती हैं, कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू इट्स माउथ, उसकी आंखों से लेके उसके माउथ तक ये जो लाइन है ये बनी रहती है। यहाँ देखो, ये दिख रही है आपको, ये लाइन इसकी आंख से स्टार्ट हुई और उसके माउथ तक आ गई। ये क्या है, टीयर शेप्ड लाइंस है। ये क्या है, टीयर शेप्ड लाइंस, उसकी आईज से लेके उसके माउथ तक ये लाइंस बनी होती हैं नोज के दोनों साइड। तो इसको क्या, ये क्या है, लॉन्ग टीयर शेप्ड लाइंस। तो एशियाटिक चीता में ये लाइंस जो हैं ये रहती थी, तो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी ये क्या हो गई, ये इसकी क्वालिटी हो गई। इसको क्या कहते हैं, इसके पास क्या होती है, क्या कहते हैं इसको, कहते तो एशियाटिक चीता है, बट इसके पास क्या होता है, इसके पास टीयर ड्रॉप शेप्ड क्या है, लाइंस हैं इसके पास, ठीक है। बिफोर द 20th century, चीताज वर ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया। 20th century के पहले ये जो चीता थे ना, ये पूरे अफ्रीका और एशिया में थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारी डेवलपमेंट होने लगी, बहुत सारे पेड़ काटे जाने लगे, हंटिंग होने लगी, बहुत सारी चीजें होने लगी, जिसके कारण जो हैबिटेट है, जो एनवायरनमेंट है, वो अनसेफ हो गया इनके लिए, और फिर ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए ये। तो क्या हुआ, आज क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। टुडे इट इज नियरली एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ अ डिक्लाइन इन इट्स हैबिटेट। मतलब क्या, जिस
जिस क्षेत्र में जो हैबिटेट था, जहां वो रहता था, जिस एरिया में वो रहता था, वो एरिया ही उसका हैबिटेट ही खत्म हो गया है भैया, उसका हैबिटेट की अवेलेबिलिटी ही खत्म हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, वो नियरली एक्सटिंक्ट हो गया है, वो खत्म होने की कगार पे, खत्म होने की, खत्म ही हो चुका है, एक्सटिंक्ट ही हो गया, अब तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में ये आने लगा है। तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है, क्योंकि इसका हैबिटेट की अवेलेबिलिटी और इसका प्रे मतलब जो ये खाता था वो भी खत्म हो रहे हैं, हैबिटेट भी खत्म हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण ये चीता जो है ये भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म होता जा रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, इन इंडिया एक्सटिंक्ट डिक्लेयर्ड इन 1952। बताओ 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था इंडिया में। इंडिया में 1952 में खत्म हो चुका है ये चीता, अब है ही नहीं है इंडिया में ना। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भैया, तो इनको सेव करना चाहिए, इनको भी जीने का अधिकार है, तो इनका भैया इनका घर क्यों छीनो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अभी तक हमने पढ़ा कि फ्लोरा और फौना खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स खत्म हो रहे हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये खत्म हो रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट आर वाइल्ड लाइफ ट्रेजरी ऑफ रिसोर्सेस। फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये खजाना है रिसोर्सेस का। फॉरेस्ट से हमें बहुत टाइप के रिसोर्सेस मिलते हैं, फॉरेस्ट आर ट्रेजरी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, क्या है, ट्रेजरी है रिसोर्सेस की, ये खजाना है रिसोर्सेस के। एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वी ऑब्टेन देम, या तो हम डायरेक्ट फॉरेस्ट से या फिर इनडायरेक्टली हम इनको ऑब्टेन करते हैं, इन रिसोर्सेस को हम ऑब्टेन करते हैं और हम इनको क्या करते हैं, हम इनको यूज करते हैं। रबर, फॉडर, मैन्योर, डाइज, ये क्या एग्जाम्पल है। हमें रबर है, फॉडर है, डाइज, ये सब कहां से मिलती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है। आगे देखो, therefore we ourselves have depleted them। अब हम ही इन फॉरेस्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब हम ही इन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही उनको डिप्लीट कर रहे हैं ना, हम खुद ही उनको खत्म करते जा रहे हैं। तो क्या, we ourselves have depleted them, हमने खुद ही उनको खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि हमने प्लानिंग से यूज नहीं किया इनको भैया, यूज करते गए, उनको प्लांट किया नहीं और उन पेड़ों को काटते गए उनके यूज के लिए, पर और पेड़ लगाए नहीं, तो वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो पेड़ खत्म हो रहे हैं। तो और कैसे आप यूज करोगे, तो हमने खुद ने ही उनको डिप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन फॉरेस्ट वर ग्रेटली डैमेज्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, जब ये कॉलोनीज बनी थी ना हमारे इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स आए थे, डच लोग आए थे और पोर्चुगीज आए थे, तो इन लोग आए थे, तो उसको कहते हैं हम कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनीज थी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो क्या हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट ना उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में इंडियन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ग्रेटली डैमेज हुए थे, बहुत ज्यादा डैमेज हुए थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था। अब रेलवे के एक्सपेंशन से फॉरेस्ट कैसे डैमेज हो रहे हैं, बताती हूँ मैं। उस टाइम पे रेलवेज में जो स्लीपर्स होते थे ना, वो वुड के बनते थे, तो उसके लिए ना बहुत तादाद में ना पेड़ काटे जा रहे थे। तो रेलवेज के एक्सपेंशन हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट गायब हो रहे थे, फॉरेस्ट खत्म हो रहे थे। एग्रीकल्चर, और ऐसा एग्रीकल्चर जो सिर्फ कमर्शियल इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं की खेती की जा रही थी। तो उसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है ना वो खराब हो रहा था, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही थी। तो क्या हो रहा था, मतलब आप माइनिंग करते थे और उस जगह को ऐसे छोड़ देते थे, तो हमारा फॉरेस्ट खराब हो रहा था, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो खराब होते जा रहे थे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सब पे इफेक्ट पड़ रहा था। फिर क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हुआ, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ। अब एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए क्या करते थे, पेड़ काट के एग्रीकल्चर कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा, पेड़ काट रहे हो ना, एग्रीकल्चर करने के लिए आप पेड़ों को काट रहे हो, तो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड कर रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर बहुत एक्सपैंड हो रहा था, हमने देखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया भैया, बहुत कुछ हुआ। तो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे, तो फॉरेस्ट पे इफेक्ट पड़ रहा था उसका, was one of the major causes of depletion of forest resources। तो क्या, इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था और एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, तो उससे फॉरेस्ट अफेक्ट हो रहे थे। बिटवीन 1951 एंड 1980, 1951 से 1980 में हम अगर देखें, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया,
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट का जब सर्वे किया इंडिया ने तो क्या पाया, तो पाया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया का एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। बताओ कितना बड़ा एरिया होता है, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट was converted into agricultural land। एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर दिया था। तो क्या कर रहे हैं ये, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं ना, ऐसे ही करते रहे तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये किसने बताया हमको, फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ था इंडिया में बिटवीन 1951 एंड 1980 का बात है ये। 1951 और 1980 के बीच में इतना अमाउंट ऑफ एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड सो एज टू डू खेती करने के लिए इतना जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। उससे क्या हो रहा था, फॉरेस्ट हमारा खराब हो रहा था, हमारा फॉरेस्ट जो है वो गायब होता जा रहा था। आगे क्या है, पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स, बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स हैं, मतलब इन एरिया में ट्राइब्स रहती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, सेंट्रल इंडिया में। इन लोगों ने भी डिफॉरेस्टेशन किया। कैसे किया, इन लोग ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। कैसे करते थे बताती हूँ मैं। देखो यहाँ है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम, इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसको। तो बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में ट्राइब्स रहती हैं, सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स रहती हैं, तो इन लोग क्या करते थे, लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इन लोग झूम कल्टीवेशन जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो क्या करते थे, उसमें पेड़ रहते थे, वो लोग पेड़ों को काटते थे, ठीक है, जैसे उनको इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए उनको खेती के लिए, ठीक है, इतना एरिया उनको चाहिए खेती के लिए। तो इस एरिया में उन्होंने जितने भी पेड़ थे उनको काट दिया कि भैया तुम कट जाओ, हमको इसमें खेती करनी है। अब काटा, उसके बाद इनको जला दिया, जलाया तो ऐश बनी, तो ऐश को वो मिक्स कर देते थे फिर इस सॉइल के ही साथ, ठीक है, सॉइल के साथ मिक्स कर दिया तो ये सॉइल हो जाती थी बड़ी फर्टाइल। और उसके बाद इस जगह पे ये क्या करते थे, इस जगह पे करते थे फिर ये खेती। अपन खेती करेगा, खेती करते थे तो ऐसे ऐसे करके, और चलो खेती करी, फिर जब ये लैंड इनफर्टाइल हो जाता था, मतलब इस पे खेती और करने लायक नहीं बचता था, तो फिर यहाँ से हटके दूसरी जगह पे जाते थे, और दूसरी जगह पे भाई पेड़ काटा, जलाया, सॉइल में ऐश को मिक्स किया, फर्टाइल किया, फिर वहां खेती करने लगी। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारा लैंड जो है वो डिफॉरेस्ट कर दिया, मतलब वहां के बहुत सारे पेड़ जो है कट गए, काट दिया वहां पे, है ना, किस चीज के कारण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण। एंड ट्राइब्स ने भी जो है बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत लार्ज स्केल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जो लार्ज बड़े स्केल पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके कारण भी फॉरेस्ट का लॉस हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट काट के कर रहे हैं वो काम वहां पे, है ना। जैसे 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को क्लियर किया था। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है ये, इसके लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को इन लोगों ने क्लियर कर दिया फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। फॉरेस्ट आर स्टिल क्लियर्ड, और अभी भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसको याद रखना, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसको 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लगेगा, मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है कट जाएगा, तब ये जो प्रोजेक्ट है ना, तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो अभी भी फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किए जा रहे हैं, अभी भी क्लियर किए जा रहे हैं फॉरेस्ट, अभी भी नहीं मान रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट, माइनिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माइनिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ना, ये एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में, ये एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर्स है, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है।
यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग की जाती है। अब यहाँ माइनिंग की जा रही क्योंकि भैया यहाँ पे रिसोर्स है वो, ठीक है, डोलोमाइट का रिसोर्स है, तो यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे माइनिंग की जा रही है। बट क्या हो रहा है उससे यार, ये टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंच रहा है ना। माइनिंग आप कर रहे हो, चलो जरूरी है, बट टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर्स जो है उनको अफेक्ट पड़ रहा है ना, वो नहीं जी पा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया है। यहाँ पे वो माइनिंग कर रहे हैं, तो जिस एरिया में टाइगर रह रहे हैं वहीं आप माइनिंग कर रहे हो, तो उनका वो एक जो घर है वो तबाह हो रहा है, वो उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से वो, अब भैया माइनिंग हो रही है तो वो उनके रोड्स ब्लॉक हो गए हैं टाइगर्स के, तो वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, और क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से ये स्पीसीज जो है ना, इन पे अफेक्ट पड़ रहा है, इनका खात्मा होता जा रहा है। जैसे ग्रेट इंडियन एलिफेंट्स, ये भी क्या है, वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, तो ये कम होते जा रहे हैं, ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे ये आते जा रहे हैं, है ना, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे ये आते जा रहे हैं। ओके, आगे क्या है, फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट सेड दैट ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इज ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। कुछ फॉरेस्टर्स और कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, उन लोग का क्या कहना है, उन लोग का कहना है कि जो सबसे ज्यादा डिग्रेडिंग फैक्टर है ना, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहा है, फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है, वो क्या है, उन्होंने कहा है कि ग्रेजिंग, जो आप एनिमल्स को ग्रेज कराते हो, और जो फ्यूल वुड कलेक्शन, मतलब बहुत सारे जो ऐसे एरियाज, अभी भी गांव वाले एरिया में चले जाओ आप, तो अभी भी लोग जो हैं वो लकड़ी जला के उस पे खाना बनाते हैं, तो वो वुड का यूज करते हैं, तो उसको वुड कलेक्शन, मतलब जो फ्यूल के लिए हम वुड यूज कर रहे हैं उसमें, और ग्रेजिंग की वजह से जो है फॉरेस्ट डिग्रेड होता जा रहा है। ये किसका कहना है, ये एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। आगे बढ़ते हैं, अब ये लेक्चर बस खत्म होने वाला है, पार्ट 1 है ये, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें बस 2 पार्ट में ये लेक्चर विल बी फिनिश्ड, ठीक है, थोड़ा सा बचा है ये लेक्चर, फटाफट देखो 2 पार्ट्स में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 2 पार्ट्स में आपको पूरा चैप्टर रेडी मिलेगा, दैट टू पूरी एनसीईआरटी कवर है इसमें, आप लेक्चर्स फॉलो करते जाओ, आपको सब समझ आ जाएगा, सब याद हो जाएगा, सब बन जाएगा आप पे, ठीक है। एनरिचमेंट प्लांटेशन क्या होता है, इन दिस सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल, क्या होता है इसमें, सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड, मतलब खुद के फायदे के लिए एक जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो टोबैको है, ठीक है, टोबैको है, टोबैको के लिए वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ टोबैको उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको उससे पैसा मिल रहा है, वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ वो टोबैको की खेती कर रहे हैं, बस हर जगह टोबैको की खेती करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो दूसरी स्पीसीज हैं वो एलिमिनेट होती जा रही हैं, मतलब जो दूसरे प्लांट्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई खेती नहीं कर रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है ये, फॉर सिंगल कमर्शियल यूज, मतलब सिंगल कमर्शियल प्लांट के लिए आप उसको इतना खेती कर रहे हो कि दूसरी एलिमिनेट होती जा रही, दूसरी स्पीसीज जो है वो खत्म होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल टीक मोनोकल्चर, टीक जो पेड़ है उसको सिर्फ उगाया जाता है, उसी की सिर्फ खेती की जाती है, उसके कारण क्या हुआ है, नेचुरल फॉरेस्ट जो है ना साउथ इंडिया में और चिर ये खत्म हो रहे हैं। हाँ, ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल क्या है, टीक की खेती हो रही है, टीक की खेती के कारण क्या खत्म हो रहा है, टीक की खेती के कारण नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ व्हाट, नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, ये खत्म हो रहा है। टीक की खेती की वजह से नेचुरल जो फॉरेस्ट है साउथ इंडिया का वो खत्म होता जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस हमें टीक चाहिए, टीक चाहिए, टीक चाहिए, टीक की खेती किए जा रहे हैं, नेचुरल फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे हैं। और चिर पाइन, पाइनेक्स रॉक्स बर्गी, ये इसका
क्या है ये, इसका साइंटिफिक नेम है, ये याद रख लो, चिरपाइन। ठीक है, चिरपाइन, इसके प्लांटेशंस की वजह से हिमालय से सिर्फ इसको प्लांट किया जा रहा है, जो हिमालयन ओक था और जो रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट थे वो खत्म हो गए। किसने रिप्लेस कर लिया? चिरपाइन, एक ट्री ने, एक प्लांटेशन ने ये जो बड़े प्यारे प्यारे हिमालयन ओक थे इनको रिप्लेस कर दिया। यहां मैं अलग से लिख देती हूँ क्या है। पहला वाला क्या था? पहला था टीक, टीक लगाया, ठीक है, साउथ इंडिया का नेचुरल फॉरेस्ट भगाया, नेचुरल फॉरेस्ट भगा दिया भैया, नेचुरल फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। फिर सेकंड एग्जांपल क्या है? चिरपाइन लगाया, चिरपाइन लगाया, और क्या? हिमालय का, हिमालय का क्या? हिमालय का क्या है? हिमालय का ओक, ओक और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट, ओक एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को भगाया। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं। इसको कहते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन। मतलब एक प्लांटेशन के लिए, एक स्पीसी के लिए आप उसकी इतनी खेती कर रहे हो, उसको इतना लगा रहे हो कि वहां के जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। सो एनरिचमेंट प्लांटेशन इन दिस सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज, एक सिंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी है, इट इज एक्सटेंसिवली प्लांटेड, उसको एक्सटेंसिवली प्लांट किया जाता है, एंड अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड, और दूसरी स्पीसीज जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीक लगाया तो साउथ इंडिया का नेचुरल फॉरेस्ट को भगा दिया, और चिरपाइन लगाया तो हिमालय का हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को भगा दिया। तो ये खत्म कर दिया, इनको रिप्लेस कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक और ये है हिमालयन यू, ये इसका क्या है? टैक्सस वॉलाशियाना, ये इसका साइंटिफिक नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ट्री है ये। क्यों ट्री इंपॉर्टेंट है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को ना एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, विच इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो ट्री है ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल मतलब इससे मेडिसिन बनाई जाती है। किस चीज की? एक केमिकल कंपाउंड निकलता है जिसको हम कहते हैं टैक्सोल। टैक्सोल जो है उसके बार्क, उसकी नीडल्स, ट्विग्स और रूट्स, मतलब इस ट्री के ऑलमोस्ट हर पार्ट से इस टैक्सोल को निकाला जाता है, ठीक है। इसको निकाला जाता है और कुछ कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और ये जो ड्रग है ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है, ठीक है। ये जो ड्रग है ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे पूरे वर्ल्ड में जो है ये बिकता जा रहा है। और ये स्पीसीज अब इस तरह डेंजर में आ गई है, वो इतनी ज्यादा खतरे में हो गई है क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ट्री इज इंपॉर्टेंट, उसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है, बट उसको इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको उस ये जो है ना टैक्सोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये जो स्पीसीज है ये थ्रेट में आ गई है, ये खतरे में आ गई है। और एक लास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 सालों में thousands of yew trees have dried up in various parts of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से इतनी सारी thousands, बहुत सारी ट्रीज होती हैं ये thousands, एक ट्री कितनी छाया देती है, कितने बड़े उसमें जगह में होती है। अब तुम सोचो thousands of trees, बच्चों thousands of trees जो हैं वो सूख गई हैं, वो ड्राई अप हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स में ड्राई अप हो गई हैं ये। तो ये बहुत नुकसान भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी दवाई मिल रही है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, है ना, पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ये अच्छी चीज जो है वो खत्म होती जा रही है। इसको हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? हिमालयन यू।
हिमालयन यू इज इम्पोर्टेंट, ओके, हिमालयन यू इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमालयन से याद रख लो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और याद रख लो अरुणाचल प्रदेश, दोनों प्रदेश प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो हिमालयन यू है, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। इसका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टैक्सोल, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके डिफरेंट पार्ट से, इसके नीडल से, ट्विग्स, इसके रूट से, इसके बार्क से, ये टैक्सोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड दिस इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। इसको मेडिसिन में यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग कैंसर, फॉर ट्रीटिंग कैंसर। और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत फेमस हो गया है ये ट्री, और एंटी कैंसर की मेडिसिन के रूप में इसको जो है यूज किया जा रहा है। बट इसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की मदद, इसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, इसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो सूखते जा रहे हैं, वो ड्राई होते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। तो उससे क्या हो रहा है, ये स्पीसी जो है वो खत्म हो रही है, ये जो ट्री है खत्म हो रहा है। अभी तो ये ट्री आपको फायदा दे रहा है, अभी ये ट्री आपको एक मेडिसिन दे रहा है, एक मेडिसिनल प्लांट है ये, इसकी मदद से आप कैंसर को ट्रीट कर रहे हो। पर अगर इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते गए तो ये ट्री धीरे धीरे करते खत्म हो जाएंगे, फिर ये ट्री आपको मिलेंगे ही नहीं ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हर चीज को कंजर्व करके यूज करो, उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, है ना। तो बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन दीज ट्रीज, thousands of these trees have dried up in हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो ये हमने इस बॉक्स में पढ़ा, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो ये मैंने लिख दिए। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर खत्म। इसका पार्ट 2 आएगा, तो पूरा लेक्चर हम, पूरा चैप्टर हम उस पार्ट 2 में खत्म कर लेंगे। उसके पहले न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023, और आपके लिए हम बड़े प्यारे प्यारे बैचेस लेके आए हैं। और मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर हूँ, सोशल स्टडीज पढ़ाऊंगी, और मैं आपको पढ़ाऊंगी मंडे और थर्सडे को। और मेरी क्लासेस कब होंगी मंडे और थर्सडे को? मेरी क्लासेस आएंगी 7 to 8 PM, 7 बजे से 8 बजे मेरी क्लास रहेगी। तो आओ, बढ़िया पढ़ो। और इस लेक्चर के आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा अच्छा ऐप हम लोग ने डेवलप किया आपके लिए, स्कोर प्लस ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो, आपके लिए ही डेवलप किया है, उसको डाउनलोड करो और इस लेक्चर के PDF नोट्स जो हैं आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो आप उस PDF को डाउनलोड करो और लेक्चर को याद करो, लेक्चर को मजे से पढ़ो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बच्चों।